Hello everyone. So as we know, we have covered the chapter 1 of computer awareness in the previous video. So in this video, we will cover chapter 2 computer architecture. तो पहले हमने कंप्यूटर अवेयरनेस इस बुक से किया था. अभी भी हम यही कंटेंट यूज करेंगे, इसी बुक का कंटेंट. But I will be using my slides. You can see, you can check, or the same content will be shown in the slides. Okay, you can check. Do this. The same content will be in the slides. So let's start. So सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है? तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील करता है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है फंक्शन के रिलेटेड. ओके, और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है? एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील करता है कि कंप्यूटर कैसे फंक्शन कर रहा है. ओके, तो इसमें आल्सो ये भी डिस्क्राइब किया जाता है कि हाँ भाई कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, जिसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं. तो आप इसको एक रोड सिस्टम की तरह समझ सकते हो. जैसे एक रोड में काफी सारी ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है, कुछ बैरिकेड्स लगे होते हैं. तो ये सब क्या करते हैं? कंप्यूटर के उस रोड के पार्ट हैं. ओके, वो उस रोड को बना रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर है, लॉजिक स्ट्रक्चर है एक तरह का. तो वैसे ही कंप्यूटर का कुछ लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है जिसमें सारा काम होता है कंप्यूटर का. तो ये सब आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर. ओके, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो एक तरह का लिए हमारे ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, ताकि हम एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम बना सकें. हम उसके कंपोनेंट्स वगैरह पता होंगे कि किस स्ट्रक्चर में कैसे लगे हुए हैं, तभी हम एक कंप्यूटर सिस्टम बना पाएंगे ना अच्छे वाला. तो इसलिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर बैकबोन है कि सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम हम कैसे बनाएं. तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1970. हमने जैसे पिछले चैप्टर में करा, उन्होंने बोला था 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो फर्स्ट वाला था. तो ये कंफ्यूजन इसलिए है कि 1948 में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो आया था, उन्होंने फर्स्ट वाला इम्प्लीमेंट भी किया था. पर 1970 के अराउंड जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो ये वाला है, फर्स्ट जो उन्होंने बनाया था, सॉरी, वो वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो 1970 में जो उन्होंने बनाया वो वाइडली वो एक्सेप्ट होने लगा, वाइडली यूज होने लगा अलग अलग सिस्टम्स में. ओके, तो 1970 में वो ज़्यादा यूज होने लगा, तो इसलिए वो कहते हैं कि 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था. कॉन्सेप्ट जो था वो 1948 में ही आ गया था, जो फर्स्ट उन्होंने बनाया था. ओके, फिर सिंपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसा होता है. ओके, तो सेकंड, तो सिंपल कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऐसा होता है, इसके अंदर एक इनपुट यूनिट होता है, एक कंट्रोल सीपीयू होता है, एंड एक मेमोरी यूनिट भी होता है साथ में अटैच, और एक आउटपुट यूनिट होता है. तो इनपुट यूनिट से जो ये दो लाइन्स आ रही हैं, एक सॉलिड और एक डैश्ड लाइन्स. जो डैश लाइन है वो कंट्रोल फ्लो को बता रही है कि कैसे कंट्रोल कैसे दिया जा रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ, इंफॉर्मेशन कैसे कंट्रोल हो रही है, इंस्ट्रक्शन कैसे कंट्रोल हो रही है. जो सॉलिड लाइन है वो बता रही है कि डाटा कैसे फ्लो हो रहा है एक चीज से दूसरी चीज की तरफ. तो डाटा जैसे हम देख सकते हैं, इनपुट यूनिट से जाता है सीपीयू में, सीपीयू में एक्सचेंज होता है थोड़ा बहुत, और फिर सीधा आउटपुट में जाता है. ओके, और इनपुट यूनिट में सबसे पहले कंट्रोल फ्लो वो सीपीयू को दे देता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट को. अब कंट्रोल यूनिट डाटा के हिसाब से कि उसमें कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस बताई हैं उन्होंने, उसके हिसाब से वो डाटा को पहले कंट्रोल को पहले कि हाँ भाई इस डाटा पे ये ऑपरेशन करना है, तो वो एएलयू को दे देगा. अगर उस पे एएलयू वाले ऑपरेशन करने होंगे, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करने होंगे, वो एएलयू को दे देगा. अगर वो ऑपरेशन नहीं करने तो वो सीधा प्राइमरी स्टोरेज यूनिट को दे देगा. और अगर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट की भी नहीं जरूरत तो वो सीधा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को भी दे सकता है परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए. ओके, तो ऐसे कंट्रोल फ्लो होता है. और डाटा जो है वो एएलयू में सोल्व होकर या तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के पास जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में, एंड देन इट ट्रेवल्स एंड गेट स्टोर्ड इन दिस स्टोरेज यूनिट्स. ओके, और बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आया, ओके, वो कंट्रोल यूनिट तक ही पहुंचेगा. ओके, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट कैलकुलेट करके या एएलयू कैलकुलेट करके वो कंट्रोल यूनिट को ही देगा सारा डाटा,
तो वो जाएगा सीधा फिर आउटपुट यूनिट में। ओके, तो आउटपुट यूनिट में जो हमारी डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो आता है फिर। ओके, तो ये था हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो बेसिक वाला होता है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर यूनिट। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में तीन मेन कंपोनेंट्स हैं अभी हमारे। जैसे कि हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा, एक इनपुट और आउटपुट दोनों को कंबाइन करके एक यूनिट। ओके, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट साथ में। फिर एक आता है सीपीयू और एक मेमोरी यूनिट। ओके, तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट एक मेटल का या प्लास्टिक का केस है, एक आउटर बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, जिसके अंदर फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो जो भी कंप्यूटर डाटा, जो भी कंपोनेंट डाटा को प्रोसेस करते हैं, ये सारे एक सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं। ओके, कि हाँ भाई ये हमारे कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर काफी सारे जो भी फिजिकल बॉडी हम देख सकते हैं कंप्यूटर की, वो सारा सिस्टम यूनिट में ही आता है। ओके, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया। ओके, ये सारा सिस्टम यूनिट के अंदर आता है। ओके, जहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग होती है। ओके, तो सो इसमें आगे आता है इनपुट यूनिट। तो कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले इनपुट यूनिट से इंफॉर्मेशन जो भी यूजर ने उसको दी है उसको कोडेड फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। ओके, फिर इनपुट यूनिट एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम यूजर को चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे पाए। जैसे कोई कीबोर्ड हो गया, कोई माउस हो गया, उसके थ्रू में यूजर उसको इंफॉर्मेशन दे पाएगा ना। तो ये होते हैं इनपुट यूनिट्स। ओके, इनपुट यूनिट डिवाइसेस कौन सी होगी? कीबोर्ड और माउस। ओके, इनपुट यूनिट क्या क्या काम करता है? ये वो फॉलोइंग फंक्शंस करता है। सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को यूजर से एक्सेप्ट करता है। फिर उस उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, उस डाटा को कन्वर्ट करता है एक ऐसे फॉर्मेट में जो कंप्यूटर एक्सेप्ट कर पाए। कंप्यूटर वैसे ही डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। जैसे कि मैंने बोला कि ऐड दीज टू नंबर्स, वो उसको ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। पहले उन नंबर्स को बाइनरी डिजिट में अपनी लैंग्वेज में चेंज करेगा, ऑपरेशंस को अपने वर्ड में चेंज करेगा। ओके, तो वो ऐसे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करता है तो उस डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को। फिर वो जो कन्वर्ट उसने की है इंस्ट्रक्शंस और डाटा, उसको आगे सप्लाई करता है बाकी कंप्यूटर सिस्टम को, ताकि वो आगे उस पर काम कर पाए। ओके, तो इनपुट यूनिट आगे इंफॉर्मेशन भेज देता है सीपीयू वगैरह को। तो सीपीयू से फिर इनपुट और आउटपुट यूनिट जो है वो हमारे एक साथ हैं। तो आउटपुट यूनिट हम पहले पढ़ेंगे सीपीयू से। तो जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, कंप्यूटर सीपीयू ने उसको अच्छे से प्रोसेस कर लिया है, तो वो उसको भेजता है आउटपुट यूनिट की तरफ। तो आउटपुट यूनिट में क्या होता है? जो प्रोसेस रिजल्ट उसको मिला है आउटपुट यूनिट को, वो यूजर को आगे भेजता है, दिखाता है कि हाँ भाई ये रिजल्ट था। ओके, तो आउटपुट यूनिट मेनली हम यूज करते हैं कि अलग अलग जो हमारा रिजल्ट आया, डिजायर्ड रिजल्ट आया, यूजर को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। और वो रिजल्ट जो भी इंस्ट्रक्शन डाली गई होंगी, इनपुट की गई होंगी, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो आउटपुट यूनिट में कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं? मॉनिटर, प्रिंटर या प्लॉटर वगैरह। मॉनिटर में काफी सारी इमेजेस या जो भी डाटा जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए वो डिस्प्ले होता है। प्रिंटर में हम फिजिकल फॉर्म में पेजेस से प्रिंट करके देख सकते हैं। ओके, और प्लॉटर में हम डाटा डालकर उसको ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। ओके, तो आउटपुट यूनिट कौन कौन से फंक्शंस करता है? सबसे पहले जो भी रिजल्ट कंप्यूटर ने प्रोड्यूस किया उनको एक्सेप्ट करता है। ओके, जो कि अभी कोडेड फॉर्म में है, कंप्यूटर की फॉर्म में, लैंग्वेज में है। ओके, तो इसको वो अभी यूजर जो है उसको अच्छे से समझने लगेगी, हाँ भाई ये कैसा रिजल्ट आया। फिर वो उस कोडेड रिजल्ट को आउटपुट यूनिट क्या करता है? एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो ह्यूमन एक्सेप्ट कर सके। ओके, सो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके, तो ऐसी ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। फिर आगे आता है इट सप्लाइज कन्वर्टेड रिजल्ट टू यूजर, और ये जो इसने कन्वर्ट कर लिया है मैंने एक्सेप्टेबल फॉर्म में, उसको यूजर तक भेजता है वो फिर। ओके, फिर आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ रजिस्टर्स लगे होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं कि कुछ लॉजिक सर्किट्स होते हैं, कुछ सर्किट्स हैं जिसमें कुछ लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं, और ये स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। ओके, आप इनको इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा पढ़ते हो। ओके, और रजिस्टर्स लगे होते हैं
अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लगा होता है जिसको हम आगे बढ़ेंगे, और एक कंट्रोल यूनिट भी होता है। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या करते हैं सीपीयू में, ये साथ मिलकर इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, और फिर उनको एग्जीक्यूट भी करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज में। ओके, सीपीयू के मेन फंक्शन क्या है कि सीपीयू सबसे पहले इंस्ट्रक्शन या इनपुट डाटा को ट्रांसफर करेगा मेन मेमोरी किसकी, रजिस्टर्स की। यानी कि सीपीयू सबसे पहले इनपुट और डाटा को रजिस्टर्स में भेजेगा। रजिस्टर्स की कौन सी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी में। ओके, फिर सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस में सीक्वेंस हमने स्टोर की होगी या यूजर ने स्टोर की होगी उनके अकॉर्डिंग। ओके, और जब भी जरूरत होती है सीपीयू क्या करता है, आउटपुट डाटा को रजिस्टर्स की मेन मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, रजिस्टर से लेके मेन मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। फिर सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ये पता ही है। और सीपीयू जो है एक सिंगल आईसी की फॉर्म में बनता है। ओके, और इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ओके, सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंटरनल डिवाइसेस लगी हुई हैं या इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लगे हुए हैं या कंप्यूटर की जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं कनेक्टेड जो कंप्यूटर के साथ, उन सभी को कंट्रोल करता है। और सीपीयू जो है वो काफी सारे अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। ओके, अरिथमेटिक हो गया वही मैथमेटिकल वाले जो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह, लॉजिक जो लॉजिक गेट से रिलेटेड होंगे। ओके, फिर आता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं जो कि सारे के सारे अरिथमेटिक या फिर लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं किसी भी डाटा पे, ओके, जो उनको गिवन होता है। तो एएलयू क्या करते हैं, रजिस्टर्स को यूज करते हैं कि वो अभी डाटा को जिस डाटा पे वो काम कर रहे हैं उसको होल्ड कर पाए, वो रजिस्टर मेमोरी में वो उनको होल्ड करते हैं। और मोस्ट एएलयूज जो है वो ये फॉलोइंग काम कर सकते हैं। सबसे पहले लॉजिक ऑपरेशन जो लॉजिक गेट के अकॉर्डिंग होते हैं, एंड, नॉट, और, ऑक्सोर, योर हो गया, नैंड हो गया, नोर हो गया। ठीक है, ये सारे लॉजिक गेट वाले। फिर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर लेते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ओके, और बिट शिफ्टिंग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं कि मतलब किसी भी वर्ड को वो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट्स के अकॉर्डिंग लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और एक कंपैरिजन ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, कुछ नंबरों में, कुछ डाटा में वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये डाटा इक्वल है, ये डाटा उससे छोटा है, ये डाटा उससे बड़ा है, कुछ। ओके, उसके बाद आते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है, ये काफी जल्दी जो है क्विकली कोई भी जो उनको डाटा या इंस्ट्रक्शन मिली है उसको एक्सेप्ट करके स्टोर करके ट्रांसफर भी कर देते हैं। ओके, बहुत क्विकली प्रोसेस करते हैं और जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन मिलेगी है उसको जल्दी से एक्सेप्ट, स्टोर और ट्रांसफर कर दिया ताकि सीपीयू उन पे अच्छे जल्दी से काम कर पाए, इमिडिएटली काम कर पाए। ओके, तो रजिस्टर जो है मेमोरी हायरार्की जो होती है उनमें सबसे टॉप पे आते हैं। ठीक है, और ये किसी भी सिस्टम के लिए जब उसने डाटा मैनिपुलेट करना होता है फास्टेस्ट, अगर उसने जल्दी से अपना डाटा मैनिपुलेट करना है तो वो सिस्टम रजिस्टर्स का यूज करता है। ओके, क्योंकि रजिस्टर्स फास्टेस्ट वे है डाटा मैनिपुलेट या ऑल्टर करने के लिए। ओके, अब रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स लगे हैं किस सिस्टम में, कितना साइज है रजिस्टर्स का, ये सब किस पे वैरी करता है, किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर्स पे। तो अलग अलग प्रोसेसर के अलग अलग प्रोसेसर्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और उनका अलग अलग साइज होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। ओके, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है। ओके, कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है। वो कंप्यूटर को बताता है, डायरेक्ट करता है कि हाँ भाई जिस जो भी स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आपके अंदर स्टोर है, ठीक है, उनको कैसे कैरी आउट करना है, उनको कैसे परफॉर्म करना है। वो कंप्यूटर का कैसे ये बताता है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे कैरी आउट करनी है, ईएलयू के साथ या रजिस्टर्स के साथ वो कम्युनिकेट करके रखता है। इस तरह वो बताता है कि हाँ भाई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को ऐसे कैरी आउट करेगा। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसिंग प्रोसीजर है उसको ऑर्गेनाइज भी करके रखता है। ओके, प्रोसेसिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज करके रखता है।
और किसी भी कंट्रोल फंक्शन का बेसिक कंट्रोल यूनिट का बेसिक फंक्शन है कि वो इंस्ट्रक्शन को फैच करे मेन मेमोरी से, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को ले लिया मेन मेमोरी से। अब उस इंस्ट्रक्शंस में ढूंढे कि हाँ भाई कौन सा ऑपरेशन करना है हमें, कौन सा वर्क करना है हमें, कौन से टास्क करना है, और फिर उन टास्क के अकॉर्डिंग, उन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो देखे कि हाँ भाई इस टास्क में कौन कौन से डिवाइसेस लगेंगे। ओके, कौन से डिवाइसेस का काम है इन ऑपरेशंस में। तो अकॉर्डिंगली वो कंट्रोल सिग्नल उन डिवाइसेस की तरफ जनरेट करे ताकि वो ऑपरेशन अच्छे से कर पाए। ओके, तो ये सब काम है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लें। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम किससे कंट्रोल हो रहा है, एक माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, इसको कई बार हम चिप भी कहते हैं। और ये एक मेन हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को रन कर रहा है। ओके, ये एक फिजिकल पार्ट है, एक ऐसा हार्डवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर पाएगा। ओके, और ये इसको हम एक लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की तरह देख सकते हैं। ओके, जिसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ठीक है, सॉरी, एक लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में यूज होता है। ओके, जैसे कंप्यूटर में यूज होता है, कैलकुलेटर में यूज होता है, और बाकी सारे डिजिटल सिस्टम्स में यूज होता है। और किसी भी सीपीयू की स्पीड किस पे डिपेंड करती है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया है उस कंप्यूटर के अंदर, उस सीपीयू के लिए। ओके, तो इंटेल 4004 जो था वो पहला माइक्रो प्रोसेसर था जो 71 में बनाया इंटेल ने। कौन से दो साइंटिस्ट ने, टेड होफ और एक इंजीनियर फ्रेडरिको फैबियन। ओके, कुछ पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर कौन से हैं, इंटेल का हो गया, इंटेल कोर i7 हो गया, डुअल कोर और प्लेटिनम कोर। आई एम यूजिंग i3 इंटेल कोर राइट नाउ। ओके, सो ओके, सो उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या है, ये वो यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है कि हाँ भाई इसी यूनिट में जो प्रोग्राम और डाटा को है उसको स्टोर करना है, टेम्परेरी बेसिस पे भी और परमानेंट बेसिस पे भी। ओके, सो इसमें प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ऑलराइट, तो जो अ, तो एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ओके, जो भी इनपुट डाटा दिया जाता है, ठीक है, जिसको प्रोसेस होना है, जिस पे काम होना है, उसको सबसे पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है प्रोसेसिंग से पहले। ओके, एक और तरह की मेमोरी होती है जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है मेन मेमोरी के बाद। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ये वाला यूनिट तब यूज होता है जब हमने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है, प्रोग्राम्स को स्टोर करना है परमानेंटली, और आउटपुट को परमानेंटली स्टोर पे रखना है। ओके, और ये डायरेक्टली जो है सीपीयू के साथ डील नहीं करता है जो सेकेंडरी मेमोरी यूनिट होता है। ओके, उसके बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम ऐसे देख सकते हैं, एक ऐसा मेन सर्किट बोर्ड जो कि अ, हर एक कंप्यूटर में होता ही होता है। ओके, मेन सर्किट बोर्ड से जो सर्किट्स इसके मेन होते हैं वो सारे मदरबोर्ड के अंदर ही लगे होते हैं। इसको मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड, इन नामों से भी जाना जाता है। ओके, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो, ठीक है, सारी जो है, या फिर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के जो भी सर्किट्स हैं उसके अंदर, वो सभी के सभी सारी डिवाइसेस, सर्किट जो है वो अटैच होते हैं इस बोर्ड के साथ। ओके, जैसे सीपीयू हो गया वो भी अटैच होगा, रोम, रैम, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गया, पीसीएस पोर्ट्स हो गए, यूएसबी पोर्ट्स हो गए, ये सब मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर कंट्रोलर्स भी होते हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए, जैसे हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, ये सभी मदरबोर्ड के अंदर ही कंट्रोलर्स लगे होते हैं इन सबके। ओके, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड्स हर जो भी कंप्यूटर का जितने भी अलग अलग चीजें हैं उन सबको एक साथ काम करने में हेल्प करता, काम करने के लिए इनेबल करता है। ओके, सो मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर। तो मदरबोर्ड के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, 8 कंपोनेंट होते हैं। सीएमओएस बैटरी,
BIOS चिप, फैन लगा होता है, एक एक्सपेंशन स्लॉट होता है, CMPS होता है, SMPS होता है, PCI स्लॉट होता है और प्रोसेसर चिप। बस इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेटर पढ़ेंगे। तो इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट्स यानी कि अलग अलग जो यूनिट हमने पढ़े, CPU हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, ओके, ये सब कैसे कनेक्टेड है इंटरनली, ओके। तो सबसे पहले CPU जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के बाकी कंपोनेंट्स की तरफ भेज रहा था, ओके। कंप्यूटर के जो अंदर कंपोनेंट है उनकी तरफ भेज रहा है और साथ ही साथ वो किनको भेज रहा है, जो भी कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच है कंप्यूटर के साथ, वो सभी को कंप्यूटर ये सब चीजें भेज रहा है, और डाटा भी, इंस्ट्रक्शंस भी और इंफॉर्मेशन भी, ओके। कंप्यूटर के अंदर भी भेज रहा है कंपोनेंट्स को और पेरिफेरल डिवाइसेस को भी। फिर एक बस क्या होती है, ये कुछ सेट ऑफ वायर, कलेक्शन ऑफ वायर्स है जो कि इंटरकनेक्शन के लिए यूज होती है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। और हर एक वायर जो है वो 1 बिट ऑफ डाटा कैरी कर रही है, ओके। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं बस एक ऐसे सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाथवेज हैं, रास्ते हैं जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन या सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ भी एक कंपोनेंट जो अंदर है कंप्यूटर के, वो वहां से इंफॉर्मेशन डाटा जो है, वो सिग्नल जो है आउटसाइड जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के वहां तक पहुंच रहा है, या फिर आउटसाइड वाले कंपोनेंट से इनसाइड कंपोनेंट तक पहुंच रहा है जो इंफॉर्मेशन या सिग्नल है, ओके। तो ये किसके थ्रू पहुंच रहा है, बस के थ्रू। कुछ सिग्नल पाथवेज हैं या वायर्स हैं, उनके थ्रू ये डाटा कैरी हो रहा है, ओके। तो इंटरनल बस, दो तरह की बस होती है, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट है उनको कनेक्ट कर रही है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, CPU और सिस्टम मेमोरी होगी, इन दोनों को कनेक्ट किया, ओके। इसको सिस्टम बस भी कहते हैं। और इंटरनल बस के अंदर भी काफी सारी बसेस होती हैं, जैसे इन्होंने दो दी हैं, दो तीन, ओके। सबसे पहले आई कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, कुछ कमांड्स को अपने अंदर रखती है, जो कि कमांड्स को कैरी आउट करती है, जो कि मेमोरी को एक्सेस करती हैं या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करती हैं, ओके। कंट्रोल बस में क्या क्या एक्सेस होता है, मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फिर एक होती है एड्रेस बस। एड्रेस बस में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस होता है कि कौन सी लाइन से वो जा रही है, कौन सी लाइन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कौन सी वायर कनेक्टेड है, या फिर मेमोरी का एड्रेस होता है, ओके। एक होती है डाटा बस। डाटा बस के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, ओके। सिंपल एज इट। आगे आता है एक्सटर्नल बस। तो एक्सटर्नल बस एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रही है, पेरिफेरल्स हो गए, एक्सपेंशन स्लॉट्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हो गए, जो साइड पे लगे हैं, ड्राइव कनेक्शंस हो गए, उन सबको बाकी के जो कंप्यूटर है उससे कनेक्ट कर रही है एक्सटर्नल बस, ओके। इसको एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ते हैं, पहले टिडबिट्स पढ़ लें, कुछ छोटी मोटी चीजें। UPS यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये एक ऐसा अपरेटस है, इलेक्ट्रिकल अपरेटस है, जो कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी लोड को इमरजेंसी पावर सप्लाई देता है। जब उसका अंदर का जो इनपुट पावर सोर्स है या मेन पावर जो जिससे वो प्लग इन है वो फेल हो जाता है, तो UPS का यूज करते हैं, जो कि इमरजेंसी पावर सप्लाई देता है। फिर बफर क्या होता है, बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज है जहाँ पे रजिस्टर जो है डाटा को होल्ड करके रखता है। तो रजिस्टर के पास सबसे पहले डाटा जाता है ना एग्जीक्यूशन से पहले, तो वो कहाँ पे इस डाटा को होल्ड करके रखता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज में, जहाँ जिसको बफर कह रहे हैं, ओके। फिर आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक तरह का रजिस्टर ही है, ओके, जिसमें जो CPU में है, ओके। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जो CPU में है, जिसमें हम जो भी अरिथमेटिक और लॉजिक रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जिसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिक रिजल्ट स्टोर होते हैं, okay? अब टाइम स्लाइस, ओके। व्हाट इज टाइम स्लाइस, कुछ यूनिफॉर्म इंटरवल, यूनिफॉर्म यानी कि बिना किसी अनइंटरप्टेड, कुछ डिवाइडेड नहीं है पार्ट्स में, यूनिफॉर्मली चला जा रहा है कंटिन्यूस, ओके। कंटिन्यूस यानी यूनिफॉर्म इंटरवल जो है CPU टाइम का, CPU का जो उसने टाइम एलोकेट किया, टाइम डेडिकेट किया है कि CPU जो है वो कितना टाइम ले रहा है किसी टास्क को परफॉर्म करने में, उसका यूनिफॉर्म इंटरवल जो होगा, टाइम इंटरवल जो होगा, उसको कहेंगे टाइम स्लाइस,
Okay, time slice is the uniform interval of CPU time given to you for using performing a specific task. Okay, फिर आता है जो प्रोसेसर की स्पीड होती है वो किस में मेजर करते हैं, मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड, और साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज होता है और मिलियन को हम मेगा कहते हैं, तो मेगा हर्ट्ज में हम प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करते हैं। फिर आता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो एक मेथड है जो हमें अलो करता है कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर वो डाटा को डायरेक्टली सेंड कर सकें या रिसीव कर सकें मेन मेमोरी से। ओके, मेन मेमोरी से या मेन मेमोरी की तरफ डाटा को डायरेक्टली सेंड या रिसीव करना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे, सीपीयू की जो स्पीड है उसको मेमोरी ऑपरेशंस की जो स्पीड है उसको अप करके, ओके, स्पीड अप करके मेमोरी ऑपरेशंस को। सो डीएमए एक मेथड है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली डाटा सेंड और रिसीव कर पाती हैं मेन मेमोरी से या मेन मेमोरी को क्या। उसके बाद ये बचा अभी इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, तो ये सीक्वेंस या कुछ एक साइकिल है, ओके, एक प्रोसेस है कि इवेंट कैसे हो रहा है। ओके, एक प्रोसेस ही कह सकते हो आप। ओके, कि कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी से रीड होकर, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें रीड होकर कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, इस सब का जो प्रोसेस है उसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल में करते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी फेच होती है, फिर उसके बाद उसको डिकोड किया जाता है, फिर वो मेमोरी को एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर फिर वो सबसे पहले जो डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, वो फेच होगी, हम उसको लेंगे, फिर उसको डिकोड करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन है, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे उन सभी ऑपरेशन को, उन सभी इंस्ट्रक्शंस को, और फिर जो हमारा रिजल्ट है उसको हम स्टोर करेंगे। ऑलराइट, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में यही 4 स्टेप है। फैच करते हैं इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से, डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन लगेंगे, कौन कौन सा काम होगा, उन इंस्ट्रक्शंस को, उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं इंस्ट्रक्शंस वो सेम है तो उनको फैच साइकिल के अंदर रखा जाता है। जो 3 4 है वो डिफरेंट है तो उनको एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर रखा जाता है। ओके, क्या आते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। ओके, कंप्यूटर जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शंस को सिंपल टर्म्स में यूज नहीं कर समझता नहीं है। ओके, सिंपल टर्म्स में अंडरस्टैंड नहीं करता कि हाँ भी ये अल्फाबेट टर्म वर्ड है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसको मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा। वो बाइनरी डिजिट में, मशीन लैंग्वेज में उनको अंडरस्टैंड करता है, जीरोस और वन की फॉर्म में। ओके, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ इंस्ट्रक्शंस की कलेक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस की सेट है जो कि डिस्क्राइब करती हैं कि कोई भी अगर आपने टास्क करना है, कोई कॉम्पिटिशनल टास्क करना है, ओके, उसको कैसे कैरी आउट करें, कैसे परफॉर्म करें, उनके जो स्टेप्स हैं वो क्या होता है, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो स्टेप्स करने के लिए वो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, तो कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो बताता है कि ये स्टेप्स करके आप ये टास्क कर सकते हो। ओके, रहता था प्रोसेसर। प्रोसेसर के पास 2 इनपुट होने चाहिए किसी भी, ओके, किसी भी प्रोसेसर के पास 2 इनपुट्स होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए और डाटा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इंस्ट्रक्शंस को कर पाएगा अच्छे से प्रोसेस। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोसेसर को बताते हैं कि क्या क्या एक्शन करना है, क्या टास्क करना है। ठीक है, डाटा के ऊपर, टू बी परफॉर्म अंडर डाटा। फिर इंस्ट्रक्शन को हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑपरेशन और ऑपरेंड। ओके, ऑपरेशन को ऑपकोड कहते हैं। ऑपकोड जो है यानी कि ऑपरेशन वो रिप्रेजेंट करता है कि प्रोसेसर ने कौन सा एक्शन करना ही करना है, द एक्शन दैट प्रोसेसर मस्ट एग्जीक्यूट टू गेट द रिजल्ट। ओके, फिर आगे ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड कुछ ऐसा पैरामीटर है या प्रॉपर्टी है इस एक्शन की जो पहले हमने किया, ओके, रिजल्ट लाने के लिए, और ये पैरामीटर और प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी इसी ऑपरेशन पे कि क्या ऑपरेशन था हमारा जिसके लिए हमने एक्शन किया, उस पर डिपेंड करेगी। तो ये प्रॉपर्टी, ये पैरामीटर। ओके, तो ऑपरेंड में वो प्रॉपर्टी आती है, वो पैरामीटर आता है इस एक्शन का जो डिपेंड कर रहा है ऑपरेशन पे। ठीक है, आगे उसके बाद कुछ ट्रिक्स, कुछ छोटी मोटी चीजें।
तो मशीन साइकिल क्या है? टाइम है जो कौन ले रहा है टेक्स्ट टू फेच। मशीन साइकिल को एक टाइम है जो सिस्टम ले रहा है दो ऑपरेंड्स को फेच करने के लिए। ओके, ऑपरेंड्स यानी कि वही पैरामीटर या प्रॉपर्टी एक्शन की जो ऑपरेशन पे डिपेंड कर रही है उनको फेच करने के लिए रजिस्टर से, और उनपे एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और उन्हीं ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया उसको स्टोर करने के लिए रजिस्टर में ही। ओके, वो जो टाइम लगता है उसको मशीन साइकिल कहते हैं। तो मशीन साइकिल क्या है? टाइम है जो सिस्टम ले रहा है दो ऑपरेंड्स को मेमोरी से रजिस्टर मेमोरी से फेच करने के लिए, उन पे एएलयू ऑपरेशन लगाने के लिए, और रिजल्ट जो आया उसको स्टोर करने के लिए रजिस्टर में। ओके, उसके बाद आता है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या है कि किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ाती है। ओके, कैसे बढ़ाती है कि वो जो भी उसके एग्जीक्यूशन के स्टेप्स हैं उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के जो भी एग्जीक्यूशन के स्टेप हैं, ठीक है, उनको पैरेलल फॉर्म में वो फॉर्मेट कर देती है। ओके, बना देती है, पैरेलल फॉर्मेट में रख देती है पाइपलाइनिंग। और इसी को हम कहते हैं इम्प्लीमेंट करना, इंस्ट्रक्शंस प्रीफेच करना, इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। ओके, इट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। ओके, पाइपलाइनिंग क्या करती है? एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाती है। कैसे? जो एग्जीक्यूशन के स्टेप थे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के, उनको पैरेलल फॉर्म में रख दिया। ओके, फिर आगे आते हैं सॉकेट्स क्या होते हैं? किसी भी चिप के जो मदर के बोर्ड के ऊपर चिप लगी हुई है उसके कनेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं सॉकेट्स। ऑलराइट, सॉकेट्स आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ अ चिप ऑन द मदरबोर्ड. So that was it. Our chapter 2 theoretical part is complete. It is same as it was in the book. Okay, you can check. I've given you the pages in the starting of the video. Okay, same content is in this slides. Okay, so first video फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया कंप्यूटर अवेयरनेस के। सेकंड में अभी हमने उसका क्वेश्चन बैंक भी देखा था, और अभी हमने चैप्टर 2 का थ्योरेटिकल पार्ट किया। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम क्वेश्चन बैंक करेंगे चैप्टर 2 का। ऑलराइट, सो दैट वाज इट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।